हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? पढ़ रहे हो ना? पढ़ना ही है भाई। मैं शिवाली आपके लिए लेके आई हूँ इनकम टैक्स लॉ, सी आईपीसीसी के इनकम टैक्स लॉ के फर्स्ट चैप्टर दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट की रिवीजन। अब इस चैप्टर को ना इग्नोर मत करके चले जाना, क्योंकि इस चैप्टर से कम 4 से 5 मार्क का तो आता ही है भाई। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे सीए में बूंद बूंद से हमारे 100 मार्क का सागर बनता है। तो चलिए 4-5 बूंदों का थोड़ा मजा उठाते हैं। अब इनकम टैक्स लॉ। अब टैक्स क्या होता है? टैक्स होता है कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन। अब कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन किसे? वो करते हैं हम गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को क्यों पैसा देना है भाई? गवर्नमेंट को पैसा देना है ताकि वो सोसाइटी के लिए कुछ एक्सपेंडिचर्स कर सके। जैसे हमारा हो गया ब्रिजेस बनाना, रोड्स बनाना। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है, वॉलेंट्री नहीं है। ठीक है। अब इसके हैं दो टाइप्स। पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब होता है यार? डायरेक्ट टैक्स मतलब जिसमें जो भारी भरकम टैक्स का बर्डन होता है ना, किसी को नहीं दे सकते, हमें झेलना पड़ता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में वो बर्डन हम किसी और पे शिफ्ट कर देते हैं। कर ही देते हैं भाई। क्या मतलब होता है इसका? कि डायरेक्ट टैक्स के केस में जो इनकम कमाता है और जिसके जेब से टैक्स जाता है, वो दोनों बंदे एक ही होते हैं। बट इनडायरेक्ट के केस में ये दोनों बंदे अलग अलग हो सकते हैं। अब डायरेक्ट टैक्स को ना प्रोग्रेसिव इन नेचर कहा जाता है और इनडायरेक्ट को रिग्रेसिव इन नेचर। अब इसका मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट टैक्स में तुम जितना ज्यादा इनकम कमाते जाओगे, उतना ज्यादा तुम्हें टैक्स भरते जाना पड़ेगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स में जिसके जेब से टैक्स जाता है ना, उसकी इनकम का इससे कोई लेना देना नहीं होता। तुम लाख रुपए कमाओ तो भी 50 रुपए टैक्स देना है, तुम 1000 रुपए कमाओ तभी भी 50 रुपए टैक्स तुम्हारी जेब से जाने वाला है। अब इनकम टैक्स किस में आता है? इनकम टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है और हमारा जीएसटी है हमारे इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल। अब ये कंपलसरी एक्विजिशन कंपलसरी कंट्रीब्यूशन देने का हक देता कौन है गवर्नमेंट को? वो देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो 3 आर्टिकल्स ना दोस्तों, पहला आर्टिकल है आर्टिकल 265, दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 246 और तीसरा आर्टिकल है आर्टिकल 245। ये तीनों आर्टिकल हमें ध्यान में रखने हैं। अब आर्टिकल 265 क्या कहता है? आर्टिकल 265 कहता है कि तुम ले लो टैक्स, तुम टैक्स कलेक्ट कर लो, लेवी भी कर लो, बट तुम्हें पहले लॉ बनाना पड़ेगा। मतलब कि जब तक अथॉरिटी ऑफ लॉ ना हो, तुम ना टैक्स लेवी कर सकते हो और ना ही कलेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं आर्टिकल 245 में। आर्टिकल 245 में क्या बोला है कि जो पार्लियामेंट है और जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ये दोनों मिलके लॉ बनाएंगे। ये बोला है आर्टिकल 245 ने। बट आर्टिकल 245 ने इन दोनों में झगड़ा तो लगा लिया। अब इसे सॉल्व कौन करेगा? वो करेगा आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 के 7 शेड्यूल में दी गई है 3 लिस्ट। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट और तीसरी लिस्ट है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में क्या है? यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर्स है जिन्हें क्या बोला जाता है, एंट्री, उसके ऊपर जो लॉ बनाता है वो बनाता है पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर्स लिखे हैं उसके ऊपर लॉ बनाता है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर। और कॉन्करेंट में थोड़ा झगड़ा कंटिन्यू रहता है क्योंकि उसमें जो मैटर्स है उसके ऊपर ये दोनों लॉ बनाते हैं। अब हमारा जो इनकम टैक्स है वो किस में आता है? वो आता है हमारे यूनियन लिस्ट में। यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 82 ने पार्लियामेंट को बोला है कि भाई तुम लोग जो है ना, इनकम के ऊपर टैक्स लगाने का लॉ बना लो। कौन सी एंट्री बोलती है? ये एंट्री नंबर 82। बट याद रखिए दोस्तों कि इसमें एग्रीकल्चरल इनकम नहीं आता। एग्रीकल्चरल इनकम से पार्लियामेंट को दूर रख दिया गया है। वो हक है स्टेट गवर्नमेंट का कि एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्सेस के लॉज बनाने का हक
स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया है। अब हमें इनकम टैक्स लॉ पढ़ते वक्त सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ के नहीं होता, उसके साथ हमें बाकी भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट 1961 करता क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 इट्स गवर्न द लेवी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। मतलब कि ये प्रोविजंस बनाता है कि इनकम क्या होगी, किसके ऊपर टैक्स लगेगा, ये सब इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आता है। बट हमने बता तो दिया कि ये इनकम होगी, बट कभी कभी उसको निकालना कैसे है ये भी इनकम टैक्स में बताया जाता है, बट वो एक्ट में नहीं बताया जाता, वो बताया जाता है रूल्स में। और ये रूल्स फॉर्मुलेट करती है सीबीडीटी, फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। मतलब कि जैसे सैलरी में पर्क्विसिट्स टैक्सेबल होती है, बट वो पर्क्विसिट्स की वैल्यू निकालना कैसे है ये हमें रूल्स में पता चलता है। नेक्स्ट हमें सर्क्यूलर्स पढ़ने पड़ते हैं। अब सर्क्यूलर्स भी सीबीडीटी बनाता है, और जो प्रोविजंस होते हैं एक्ट में उससे रिलेटेड कोई क्लैरिफिकेशन देना होगा, उसका स्कोप बताना होगा, तब सीबीडीटी ये सर्क्यूलर्स इशू करते हैं। नेक्स्ट आता है नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस भी सीबीडीटी इशू करती है। जब उसे किसी कोई प्रोविजन कब से अप्लीकेबल होने वाली है वो बताना है, या फिर अगर उसे कोई सीबीडीटी को कोई रूल्स अमेंड करने हैं तो वो नोटिफिकेशन इशू करती है। नेक्स्ट इज हमारा फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट 2019 हम आपके अटेम्प्ट के लिए अप्लीकेबल होगा। ये हर साल इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड करता रहता है, नए नए रेट्स हमें वहीं से पता चलते हैं। और आखिरी है केस लॉज। केस लॉज मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो भी लीगल डिसीजंस लेते हैं वो भी हमें पढ़ने पड़ते हैं ताकि लॉ को इंटरप्रीट किया जा सके। इसमें मेन चीज हमें ये याद रखनी है कि ये जो सर्क्यूलर्स होते हैं ना, ये बाइंडिंग तो होते हैं, बट वो किसके ऊपर बाइंडिंग होते हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग नहीं होते। अब किसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होते ये याद रखना दोस्तों, असेसी पे जो है ना, ये सर्क्यूलर्स बाइंडिंग नहीं होते। बट और एक बात ध्यान रखिए कि ये जो असेसी है ना, ये उस पर्टिकुलर सर्क्यूलर का जो उसके एडवांटेज के लिए है, उसके बेनिफिशियल के लिए उसका वो एडवांटेज उठा सकता है, उसका वो फायदा उठा सकता है। अब जब हम एक्ट पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो हमें कुछ बातों का, कुछ वर्ड्स का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब है, वो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला है सबसेक्शन। सबसेक्शन किसी सेक्शन से रिलेशन में जब हम पढ़ते हैं, इट मीन्स कि हमें उस सेक्शन के सारे सबसेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे ताकि हम उस सेक्शन को पूरी तरह से जान पाए। नेक्स्ट इज क्लॉजेस। क्लॉजेस इंडिपेंडेंटली पढ़े जाते हैं। अगर किसी सेक्शन से रिलेटेड कोई क्लॉज दिया है तो हम सिर्फ वही क्लॉज पढ़कर उस सेक्शन का अंदाजा लगा सकते हैं, या वो क्या बोलना चाहते हैं ये पता लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें सारे क्लॉज पढ़ने ही पड़े, क्योंकि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट इज प्रोविजो। प्रोविजो ये दी हुई प्रोविजन का एक्सेप्शन बताना हो तो वो प्रोविजो में दिया जाता है। एंड लास्टली एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मतलब प्रोविजन से रिलेटेड और कोई डिटेलिंग करनी हो और कोई क्लैरिफिकेशन देना हो तो वो एक्सप्लेनेशन में दिया जाता है। अब हमें कुछ वर्ड्स का मतलब पता करना ज़रूरी है ताकि हमें ये इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स लॉ और अच्छे से पता चले। तो सबसे पहला है असेसी। असेसी की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में दी गई है। अब असेसी होता कौन है? असेसी होता है वो जिसको इस एक्ट के अंडर टैक्स पेबल होता है। टैक्स या कोई भी अदर सम अगर उसको पेबल है इस एक्ट के तहत तो वो असेसी है। और कौन कौन असेसी है? असेसी वो इंसान है या फिर किसी और के लिए, अब ये ध्यान से सुनिए दोस्तों, कि कोई पर्सन का इनकम, कोई पर्सन का इनकम या उसका लॉस या उसको मिलने वाला रिफंड, इसकी इंफॉर्मेशन अगर उसको डिपार्टमेंट को देनी है, दैट मीन्स कि इससे रिलेटेड उसका असेसमेंट होने वाला है, तो वो असेसी कहलाएगा। ना कि सिर्फ वो, अगर किसी और
के लिए भी वो असेसेबल है, किसी और के इनकम, किसी और के लॉस, किसी और के रिफंड के लिए भी अगर वो बंदा असेसेबल है तो उसे कहेंगे हम असेसी। अब और कौन असेसी है? असेसी जो एक्ट में डीम्ड असेसी माना गया है, अगर उस पर्सन को एक्ट में डीम्ड असेसी माना गया है तो उसे भी हम असेसी कहेंगे। और आखिरी, कोई भी पर्सन अगर असेसी इन डिफॉल्ट है, इस एक्ट के अंडर डीम्ड असेसी इन डिफॉल्ट है तो उसे भी हम असेसी कहेंगे। हम देखेंगे असेसमेंट। असेसमेंट मतलब क्या होता है कि ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम असेसी का इनकम कंप्यूट करते हैं और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे पर्सन। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स के हिसाब से। अब पर्सन मतलब कौन कौन आता है? सबसे पहला आता है इंडिविजुअल, मतलब ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट आता है HUF, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब जो फैमिली बिजनेसेस होते हैं उनको बोलते हैं HUF। नेक्स्ट आता है AOP BOI, दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कुछ लोग साथ में आते हैं कॉमन पर्पस के लिए या एक कॉमन इवेंट के लिए या कुछ कॉमन सोर्स ऑफ इनकम कमाने के लिए, उसे हम AOP या BOI कहते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, मतलब मंदिर हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गई, इन शॉर्ट जो बाकी कैटेगरीज में नहीं आते उन्हें आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन कहा जाता है। नेक्स्ट इज लोकल अथॉरिटी, फॉर एग्जाम्पल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। फिर आता है हमारा कंपनी। कंपनी में दो होते हैं, पहला डोमेस्टिक कंपनी, दूसरा फॉरेन कंपनी। अब डोमेस्टिक कंपनी मतलब क्या? कि डोमेस्टिक कंपनी मतलब इंडियन कंपनी, दैट इज कि जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो और जिसने अपना डिविडेंड पेमेंट का अरेंजमेंट इंडिया में करके रखा है। एंड फॉरेन कंपनी मतलब जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है। नेक्स्ट इज हमारी फर्म, दैट इज पार्टनरशिप फर्म। तो ये है हमारे पर्सन्स। तो याद रखिए दोस्तों कि कभी भी अगर कोई प्रोविजन पर्सन के बारे में बात कर रही हो तो वो इन सब पे अप्लीकेबल हो रहा है वो सेक्शन। और अगर वो सेक्शन इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा है मतलब वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को ही अप्लीकेबल होगा। जैसे हमारा रिबेट है अंडर सेक्शन 87A, वो इंडिविजुअल के बारे में बात करता है, वो पूरे पर्सन के बारे में नहीं बात करता, वो सिर्फ इंडिविजुअल को ही अप्लीकेबल है। तो ये चीज ध्यान में रखिए। अब हम दो रेट्स सीखेंगे। पहला रेट है हमारा मैक्सिमम मार्जिनल रेट। अब मैक्सिमम मार्जिनल रेट मतलब कि इंडिविजुअल का हाईएस्ट रेट, मतलब फिर वो स्लैब रेट में हो, वो सरचार्ज में हो। अब ये रेट क्यों होता है? क्योंकि अगर गवर्नमेंट को किसी इनकम पे हाईएस्ट रेट चार्ज करना हो उस साल का, तो वहां पे वो पर्टिकुलर परसेंटेज नहीं लिखती, वहां पे वो लिख देती है MMR से, मतलब मैक्सिमम मार्जिनल रेट से ये इनकम चार्ज होगा। अब उस साल का जो भी हाईएस्ट होगा, जैसे अभी इस साल का 1920 का हाईएस्ट रेट क्या है? 30%। हाईएस्ट सरचार्ज क्या है? 37%। और हमारा सेस 4% है। तो उस हिसाब से मैक्सिमम मार्जिनल रेट फॉर 1920 कितना हुआ? 42.744%। तो वो पर्टिकुलर इनकम इस रेट से चार्ज होगा। अब नेक्स्ट है हमारा एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज रेट ऑफ टैक्स मतलब सिंपल, जो भी हमारा टोटल इनकम टैक्स है इन रुपीज डिवाइडेड बाय हमारा टोटल इनकम मल्टीप्लाइड बाय 100। अब एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्यों निकालते हैं? ताकि हमें इंडिविजुअल को इफेक्टिवली पता रहे कि कितना उसको उसको टैक्स रेट लग रहा है। जैसे कंपनीज को डायरेक्ट हमें 30% लगता है, पता है, तो अगर हमें 100 रुपये कमा रही हूँ तो 30 रुपये मेरा टैक्स लगेगा, ये मुझे पता है। बट इंडिविजुअल के केस में स्लैब रेट होने की वजह से हमें एग्जैक्ट परसेंट नहीं पता रहता कि हमारा कितना टैक्स हमें भरना पड़ेगा या कितना हमारा टैक्स रेट है। तो उस केस में एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो हमारा कितना टैक्स उसमें से जा रहा है। हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ हमारा टोटल इनकम है 5,92,000, ठीक है। अब इसके ऊपर हम टैक्स निकालेंगे तो पहले 2,50,000 पे कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट 2,50,000 पे 5% आएगा, दैट इज 12,500। और नेक्स्ट 5 लाख पे जो उसके ऊपर है दैट इज 92,000, उसके ऊपर 20% लगाएंगे तो 18,400 आएगा।
ऐसे हमारा टोटल टैक्स आ गया 30,900। अब इसके ऊपर हम सेस लगाएंगे और इस तरह से हमारा टोटल टैक्स जो है वो आ गया 32,136। अब एवरेज रेट कैसे निकलेगा? 32,136 दैट इज टोटल टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम नहीं, टोटल इनकम जो डिडक्शन के बाद आती है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वो आ गया 5.42%। इट मीन्स कि अगर हम 100 रुपए कमाएंगे तो उसमें से 5.42 रुपीज हमारा टैक्स में जाएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो इनकम टैक्स में बार बार यूज होते हैं, वो है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। अब ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें हम पैसा कमाते हैं, और असेसमेंट ईयर मतलब जिसमें उस इनकम पे हम टैक्स भरते हैं। अब प्रीवियस असेसमेंट ईयर मतलब कि जिस साल हम इनकम अर्न करते हैं उसके इमीडिएटली उसके फॉलोइंग जो 12 महीने का पीरियड होता है उसे कहते हैं असेसमेंट ईयर। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारे लिए 12 महीने मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो इस अटेम्प्ट के लिए 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 ये हमारा प्रीवियस ईयर होगा, और 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 ये होगा हमारा असेसमेंट ईयर। अब इनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। असेसमेंट ईयर ये होता है 12 महीने का, और ये 12 महीने का ही होता है। ये ना 12 महीने से कम रहता है, ना 12 महीने से ज़्यादा हो सकता है। बट प्रीवियस ईयर ये 12 महीने का रहता है, बट 12 महीने से कम भी हो सकता है। अब 12 महीने से कम किस केस में होता है? जब न्यू बिजनेस इस्टेब्लिश होता है। अगर उस ईयर में सपोजिटली 1 जनवरी 2020 में नया बिजनेस इस्टेब्लिश किया है हमने, तो उस बिजनेस के लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा? 1 जन 2020 टू 31 मार्च 2020। तो ये 3 महीने का पीरियड उसका प्रीवियस ईयर होगा। बट ये ध्यान रखिए कि प्रीवियस ईयर 3 ईयर का है, 3 महीने का है, इट डजेंट मीन असेसमेंट ईयर भी 3 महीने का ही होगा। नहीं, असेसमेंट ईयर 12 महीने का ही होगा। वो ना ज़्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है। हाँ, बट प्रीवियस ईयर 12 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। प्रीवियस ईयर 12 महीने का हो सकता है, कम हो सकता है, बट 12 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब कुछ एक्सेप्शंस पढ़ते हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन है प्रीवियस ईयर के लिए, कि प्रीवियस ईयर हमारा नॉर्मल रूल क्या है कि प्रीवियस ईयर पे हम इनकम कमाते हैं और असेसमेंट ईयर में उसके ऊपर टैक्स भरते हैं। बट एक एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शंस है कि जिस साल हमने इनकम कमाया उसी साल हम उसके ऊपर टैक्स देंगे। अब वो एक्सेप्शंस क्या है? सबसे पहला है शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआरआई। मतलब कोई एनआरआई बाहर से शिप लेके आ रहा है जिसमें वो गुड्स या पैसेंजर्स को लेके आ रहा है और उसे फ्रेट मिल रहा है, उसे इनकम हो रही है, तो उस इनकम पे वो यहीं टैक्स भर के जाएगा और फिर इंडिया छोड़ेगा। ताकि क्योंकि असेसमेंट ईयर में हम उसे कहाँ ढूंढते बैठेंगे ना, इसलिए उसे जिस साल उसने कमाया है उसी वक्त उसको टैक्स पे करके हम वापस भेज देते हो, या फिर उसको एटलीस्ट टैक्स भरने की अरेंजमेंट तो भी करके जाना पड़ता है। नेक्स्ट इज कोई पर्सन इंडिया छोड़ रहा है। सपोज मैं सितंबर में इंडिया छोड़ रही हूँ और मेरा वापस आने का कोई इरादा नहीं है, तो मुझे 1 अप्रैल से लेके सितंबर तक का मैंने जितना भी इनकम कमाया है उसके ऊपर मुझे टैक्स भर के फिर मैं इंडिया छोड़ पाऊंगी। नेक्स्ट इज एओपी बीओआई, एओपी फॉर्म फॉर अ इवेंट। अगर एओपी बीओआई ने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, कोई इवेंट के लिए वो फॉर्म हुई है, और उसी प्रीवियस ईयर में वो इवेंट खत्म भी हो गया और एओपी भी खत्म हो गई, क्योंकि इवेंट खत्म हो गया तो ये एओपी भी खत्म हो गई, तो उस इवेंट से जो उसने इनकम कमाया है उसके ऊपर वो उस प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देगी, असेसमेंट ईयर तक का वेट नहीं करेगी। क्योंकि एओपी तो खत्म बंद हो गई ना, अब कहाँ असेसमेंट ईयर में उसको ढूंढते बैठेंगे, इसलिए उसी साल वो टैक्स उसके ऊपर उससे ले लिया जाएगा। नेक्स्ट इज अगर कोई इंसान टैक्स अवॉइड करने के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने को देख रहा है, तो तब उससे भी उसी प्रीवियस ईयर में टैक्स ले लिया जाएगा, असेसमेंट ईयर तक का नहीं रुका जाएगा। नेक्स्ट इज अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू हो चुका है, अगर किसी प्रीवियस ईयर में तुम्हारा अगर 1920 में तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया या तुमने डिसकंटिन्यू कर दिया है,
तो असेसमेंट ईयर तक की रुकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तुमने बिजनेस डिसकंटिन्यू किया, तुम्हें अपना टैक्स भरना है और फिर तुम बिजनेस बंद कर सकते हो। अब और एक एक्सेप्शंस है, उसमें क्या होता है कि उसमें प्रीवियस ईयर ही चेंज हो जाता है। हमारा रूल क्या है कि जिस साल हम पैसा कमाएंगे उस साल वो हमारा प्रीवियस ईयर होगा। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब जैसे कि अगर हमने पैसा बोरो किया या पैसा रीपे किया अदर देन अकाउंट पे चेक से, ठीक है, अदर देन अकाउंट पे चेक से अगर हमने पैसा बोरो किया या रीपे किया, तो जिस साल हमने वो बोरो किया या रीपे किया उस साल को उसका प्रीवियस ईयर मान के उसको टैक्स, उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। नेक्स्ट इज अगर हमने इन्वेस्टमेंट की बट उस इन्वेस्टमेंट करने का सोर्स कहाँ से, वो पैसा कहाँ से आया जिससे हमने इन्वेस्टमेंट की, वो अगर हम असेसिंग ऑफिसर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो वो जिस साल में तुमने इन्वेस्टमेंट की उस साल को तुम्हारा प्रीवियस ईयर मान लिया जाएगा। नेक्स्ट सेम सिमिलरली अगर तुम्हारे पास पैसा है या कोई आर्टिकल है या कोई ज्वेलरी है जिसका एक्सप्लेनेशन तुम्हारे पास नहीं है कि इसके लिए पैसा कहाँ से आया, तो जिस साल वो डिटेक्ट हुआ उस साल उसको प्रीवियस ईयर मान लिया जाएगा उस इनकम उस सोर्स का। सिमिलरली एक्सपेंडिचर किया तुमने, उसके लिए पैसा कहाँ से लाया वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो जिस साल वो एक्सपेंडिचर हुआ उस साल को प्रीवियस ईयर बोल दिया जाएगा। सिमिलरली फॉर इन्वेस्टमेंट्स, कि तुमने इन्वेस्टमेंट बुक्स में दिखाए तो बट कम अमाउंट पे दिखाए। सपोजिटली 10,000 का इन्वेस्टमेंट है पर तुमने 2 ही 1,000 दिखाए, तो वो जो बीच का 8,000 है वो जिस साल डिटेक्ट हुआ कि तुमने अकाउंट्स में कम वैल्यू में दिखाया है उस ईयर में ही उसको प्रीवियस ईयर, उस ईयर में ही सॉरी उस वो ईयर ही उसका प्रीवियस ईयर मान लिया जाएगा। एंड लास्टली कैश क्रेडिट, कि अगर तुम्हारे बुक्स में कोई क्रेडिट दिख रहा है बट वो कहाँ से आया, वो पैसा कहाँ से आया तुम्हें नहीं पता, तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाए असेसिंग ऑफिसर को, तो जिस साल की वो एंट्री होगी उस साल का वो इनकम मान लिया जाएगा, उस साल उस इनकम का वो प्रीवियस ईयर बोल दिया जाएगा। हमारे इनकम टैक्स स्लैब रेट की तरफ, ये हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने में काम आता है। अब ये किसके ऊपर अप्लीकेबल है, अब जो हम टैक्स स्लैब रेट देखने जा रहे हैं वो किसके ऊपर अप्लीकेबल है, वो है रेसिडेंट इंडिविजुअल पे, पर्सन नया रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज हमारे प्रीवियस ईयर में दैट इज 1920 में 60 साल से कम है उसको अप्लीकेबल है। फिर आ गया नॉन रेसिडेंट, बट नॉन रेसिडेंट किसी भी एज का, हाँ एनी एज, फिर वो 20 साल का हो, 40 साल का हो, 60 का हो, 80 का हो, 100 का हो, किसी भी एज का हो, बट वो नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, तो उसको ये रेट लगेगा। फिर आया हमारी HUF, AOP, VOI और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन सबको ये रेट अप्लीकेबल होंगे। अब सबसे पहला, अगर इन सब की अगर इनकी टोटल इनकम 2,50,000 या उससे कम है, 2,50,000 या उससे कम है तो टैक्स रेट नील। अगर 2,50,000 के ऊपर है बट 5 लाख से कम है, 5 लाख या उससे कम है, तो 2,50,000 से जितना भी ऊपर का पोर्शन है अप टू 5 लाख उसको 5%। फिर 5 लाख से ऊपर है बट 10 लाख या उससे कम है, तो जितना भी पोर्शन 5 लाख से ऊपर है विच एक्सीड्स 5 लाख उसके ऊपर 20%, और पहला 12,500 दैट इज 5% तो है ही। नेक्स्ट, अगर टोटल इनकम 10 लाख के ऊपर जा रही है तो जितना भी पोर्शन 10 लाख के ऊपर जा रहा है वहाँ पे 30 पर उसका 30%, और जो पहला 1,12,000 है मतलब 5% और 20% वो और एडिशन टैक्स रहेगा ही। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंपल, सबसे पहला अगर इनकम 2,10,000 है तो टैक्स क्या आएगा, नील, क्योंकि 250 से कम है। अब हमारी इनकम है 3,20,000। अब इस केस में पहले 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं आएगा, फिर उसके बाद के 2,50,000 अप टू 5 लाख, अब ये 5 लाख से कम ही है, तो 320 माइनस 250, 3,20,000 माइनस 2,50,000 जितना भी आएगा उसके ऊपर 5%, दैट इज वो आया 3,500, तो हमारा टैक्स आया 3,500। अब ये रिबेट का क्या है वो आगे रिवाइज करेंगे, ये 5 लाख तक का लगता है, तो अभी हमें रिबेट मिल चुका है तो अभी हमारा टैक्स कुछ नहीं है, तो सेस भी हमारा कुछ नहीं है।
नेक्स्ट केस लेंगे जिसमें 6,40,000 है हमारा टोटल इनकम, इसमें अब रिबेट नहीं लगेगा। तो पहले 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं है। नेक्स्ट 2,50,000 पे 5% दैट इज 12,500, और उसके ऊपर के उसके ऊपर इस 5 लाख के ऊपर जितना भी है अप टू 10 लाख, तो ये 10 लाख के अंदर ही है इनकम, तो 5 लाख के ऊपर जितना भी है उसके ऊपर 20%, और टोटल टैक्स कितना हो गया 40,500। रिबेट कुछ नहीं है। तो अब इसके ऊपर हम सेस ऐड करेंगे। सेस टैक्स के ऊपर टैक्स का परसेंटेज रहता है, तो 4% ऑफ 40,500 या ये आया 1620, तो इसे हमारा टोटल टैक्स हो गया 42,122। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें टोटल इनकम है 20,05,000। अब इसमें फर्स्ट 2,50,000 पे नील, नेक्स्ट 2,50,000 पे 5%, उसके बाद के 5 लाख, उसके बाद के 5 लाख पे 20,000, वो आ गया 1 लाख, और 10 लाख के ऊपर जितना भी है उसके ऊपर 30%, तो ये हो गया 20,05,000। तो 10 लाख के ऊपर जितना भी पोर्शन है उसके ऊपर हमारा आएगा 30%, वो आया 3,01,500। तो टोटल टैक्स कितना हुआ 4,14,000। अब यहाँ पे सरचार्ज ऐड नहीं होगा क्योंकि हम सरचार्ज का भी रिवीजन हम आगे करेंगे। सरचार्ज नहीं ऐड होगा क्योंकि हमारा जो इनकम है वो 50 लाख से नीचे है। तो ऐसे हमारा टैक्स आ गया 4,14,000, इसके ऊपर 4% सेस, वो आया 16,560। तो टोटल टैक्स हो गया हमारा 4,30,560। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ये टैक्स स्लैब रेट समझ आ गया होगा। हमारे नेक्स्ट टैक्स स्लैब रेट पे ये किसको अप्लीकेबल होता है, ये सबसे पहले अप्लीकेबल होता है सीनियर सिटीजन को। अब सीनियर सिटीजन का मतलब क्या है कि रेसिडेंट इंडिविजुअल जो 60 साल से ज़्यादा है, 60 साल या उससे ज़्यादा है बट 80 साल से कम है। कब? प्रीवियस ईयर 1920 में 60 साल या उससे ज़्यादा बट 80 साल से कम। तो अगर उनका टोटल इनकम 3 लाख या उससे कम है तो उन्हें कोई टैक्स रेट नहीं है। 3 लाख से ज़्यादा है बट 5 लाख या उससे कम है तो 5%, जितना 3 लाख के ऊपर जाएगा उसके ऊपर 5%। और अगर 5 लाख से ज़्यादा है बट 10 लाख या उससे कम है तो 20%, जितना भी 5 लाख के ऊपर जाएगा, और पहला 10,000 तो है ही एडिशन, मतलब 5% वाला, एंड 10 लाख के ऊपर जा रहा है तो जितना भी 10 लाख के ऊपर जा रहा है उसके ऊपर 30%, और पहला 1,10,000 मतलब 5% और 20% तो है ही। अब मैं और एक टैक्स स्लैब रेट ले लेती हूँ और फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट टैक्स स्लैब रेट लगता है सुपर सीनियर सिटीजन को, मतलब कि रेसिडेंट इंडिविजुअल जो 80 साल और उससे ज़्यादा है, 80 साल और उससे ज़्यादा है रेसिडेंट इंडिविजुअल। कब? प्रीवियस ईयर 1920 में। तो उनको डायरेक्ट 5 लाख, मतलब उनका अगर टोटल इनकम 5 लाख है या उससे कम है तो कोई टैक्स रेट नहीं है। 5 लाख से ज़्यादा है बट 10 लाख और उससे कम है तो टैक्स रेट है 20%। जितना भी 5 लाख से ऊपर जाएगा उस पे ऊपर 20%, और अगर 10 लाख के ऊपर है तो जितना भी 10 लाख के ऊपर जाएगा उसके ऊपर 30%, और पहला 1 लाख मतलब 20% वाला तो है ही। इतना बस याद रखिए कि ये दोनों मतलब सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को ये टैक्स स्लैब रेट तभी मिलेगा जब ये रेसिडेंट होंगे। नॉन रेसिडेंट को ये अपर लिमिट मतलब 3 लाख और 5 लाख की फैसिलिटी नहीं है, ये सिर्फ रेसिडेंट को है। तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला देखेंगे हम सीनियर सिटीजन का। उसके पहले दोस्तों हम एक क्लैरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सीबीडीटी ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है अकॉर्डिंग रिलेटेड टू कि 60 साल और 80 साल हुआ है उस इंसान का, ये कब मानेंगे। अब ध्यान से देखिएगा। एक इंसान है जिसका बर्थडे आता है 1 अप्रैल को, ये सिर्फ उसी को अप्लीकेबल है जिसका 1 अप्रैल को बर्थडे आता है, ठीक है। तो उसका बर्थडे आता है 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल 2019। अब 1 अप्रैल 2019 को वो 59 ईयर्स का कंप्लीट हो गया। अभी ये समझ लीजिए 59 ईयर्स का कंप्लीट हो गया है। टैक्स के भाषा में वो 1 अप्रैल को नहीं हुआ है। आगे देखेंगे कि 1 अप्रैल
2019 को उसका बर्थडे है, 59 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब ये जो चल रहा है उसका 68th ईयर है, ठीक है, 60वां साल चल रहा है। तो उसका नेक्स्ट बर्थडे कब आएगा? वो आएगा 1 अप्रैल 2020 में, ठीक है। तो अब जो CBDT है उसने क्या सर्क्यूलर निकाला कि जो इंसान 1 अप्रैल को पैदा हुआ, दैट पर्सन जो बॉर्न हुआ 1 अप्रैल को, वो 31 को ही उस पर्टिकुलर एज में पहुंच चुका है, ये माना जाएगा। मतलब उसके बर्थडे के एक दिन पहले ही वो उस एज को कंप्लीट कर चुका है, ये माना जाएगा। अब इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि जो 1 अप्रैल 2019 में उसका 68th ईयर तब से शुरू हुआ था, वो कंप्लीट कब होगा? 31 मार्च 2020 में। तो ये जो बंदा है ये 1 अप्रैल 2020 को 60 साल का नहीं हुआ, वो 31 मार्च 2020 को ही 60 ईयर उसने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि हम जब हमारा जो ईयर है 12 मंथ्स का, वो स्टार्ट कब होता है? 1 जनवरी को, और एंड कब होता है? हम लास्ट डे ऑफ द ईयर कब मनाते हैं? 31 दिसंबर को, ठीक है। 12 बजे के बाद हम हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। तो वो जो 1 जैन है, नेक्स्ट ईयर का 1 जैन है, वो उस ईयर का पहला दिन है। मतलब कि ये जो 1 अप्रैल 2020 है वो इस इंसान के 61st ईयर का पहला दिन है। समझ में आया आपको? 61st ईयर का पहला दिन है। इट मीन्स कि वो 31 मार्च 2020 को ही 60 साल का कंप्लीट हो गया। और हमारा क्या बोलना है कि हमारे प्रीवियस ईयर में अगर वो 60 साल का है, भले एक दिन के लिए भी क्यों ना है, बट अगर हमारे प्रीवियस ईयर में वो 60 या 80 दोनों बोल सकते हो, अगर वो 60 साल कंप्लीट कर रहा है हमारे प्रीवियस ईयर में, अब हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। तो अगर इस प्रीवियस ईयर में अगर वो 60 या 80 साल कंप्लीट कर लेता है तो उसको हायर एग्जाम्पशन लिमिट, मतलब हायर जो 3 लाख है या 5 लाख है, उसके लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। तो ये सर्क्यूलर आया था CBDT का, ओके। एग्जाम्पल की सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए सबसे पहले देखते हैं सीनियर सिटीजन। तो इस केस में हमारा टोटल इनकम क्या है? 3,20,000। उनकी अपर लिमिट क्या है? उनकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या है? 3 लाख। तो उसके ऊपर कुछ कोई टैक्स नहीं आएगा। नेक्स्ट 2 लाख पे, मतलब अप टू 5 लाख। अब इसमें एक्स्ट्रा कितना है? 20,000, तो उसके ऊपर 5%, वो आया 1,000। तो हमारा टैक्स आया 1,000। अब इसमें रिबेट अप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि 5 लाख के अंदर है इनकम। तो 12,500 और टैक्स विच एवर इज लोअर, तो अपना 1,000 है तो इसलिए हमें रिबेट मिल गया, तो कोई टैक्स नहीं, तो कोई सेस नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारी टोटल इनकम है 6,40,000। तो उसमें हम टैक्स निकालेंगे कि पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं आएगा। नेक्स्ट 2 लाख पे 5% टैक्स आएगा, वो आया 10,000। और उसके ऊपर, मतलब 5 लाख के ऊपर 5 to 10 लाख के ब्रैकेट में अगर इनकम है तो 20% टैक्स आता है। तो उसके ऊपर जितना भी है मल्टीप्लाइड बाय 20%, ये आया 28,000। टोटल टैक्स आया हमारा 38,000। अब रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर है। इस तो हमारा टैक्स आया 38,000, उसके ऊपर हमने 4% सेस निकाला, तो ऐसे हमारा टोटल टैक्स आया 39,520। अब आगे का एग्जाम्पल है 20,05,000। इसमें हमारी टोटल इनकम 20,05,000 है। तो इसमें फर्स्ट 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं आएगा, नेक्स्ट 2 लाख पे 5% का टैक्स आएगा, उसके बाद के 5 लाख पे 20%। और अगर हमारा 10 लाख के ऊपर इनकम जा रहा है, 10 लाख के ऊपर इनकम जा रहा है तो 30%, तो बचे हुए पे 30% टैक्स आएगा। ऐसे हमारी टोटल टैक्स आया 4,11,500। अब इसमें सरचार्ज नहीं ऐड होगा क्योंकि हमारी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख से नीचे है। तो हमारा टैक्स आया 4,11,500। इसके ऊपर हमने 4% सेस निकाला, तो ऐसे हमारा टोटल टैक्स आ गया 4,27,960। अब नेक्स्ट चलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन के एग्जाम्पल पे। इनकी हायर लिमिट 5 लाख होती है, तो हमने डायरेक्टली उसके ऊपर वाली इनकम ली है। तो हमारा टोटल इनकम इस केस में 6,40,000 है।
तो उसके फर्स्ट 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं आएगा। नेक्स्ट 5 to 10 के ब्रैकेट में अगर है इनकम तो 20% आता है। तो 5 लाख के अबाउ जितना भी होगा उसके ऊपर 20% आएगा। तो ये हमारा आया 28,000, तो टैक्स आया हमारा 28,000। अब इसमें रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि 5 लाख से ऊपर है हमारी टोटल इनकम, इसलिए हमारा टैक्स आया 28,000। उसके ऊपर हमने सेस निकाला 4% के हिसाब से, तो टोटल आया 29,120। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, इसमें हमारी टोटल इनकम 20,05,000 है। तो इस केस में भी फर्स्ट 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं आएगा। नेक्स्ट 5 लाख दैट इज 5 to 10 लाख में 20% आता है, तो ये आया 1 लाख। और 10 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम है उसके ऊपर 30% आता है। तो 20,05,000 माइनस 10 लाख के करेंगे तो जितना भी आएगा उसके ऊपर 30%, वो आया 3,01,500। तो ऐसे हमारी टोटल ऐसे हमारा टैक्स आया 4,01,500। यहाँ भी सरचार्ज नहीं लगेगा क्योंकि 50 लाख से कम है हमारी टोटल इनकम। तो हमारा टैक्स आया 4,01,500, उसके ऊपर 4% का सेस निकाला, ऐसे टोटल आया हमारा 4,17,560। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको हायर लिमिट सुपर सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन के लिए भी आप टैक्स निकाल पाओगे। अब हमारा टॉपिक आता है रिबेट, दैट इज रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अब ये रिबेट किसके ऊपर अप्लीकेबल होता है? तो इसमें दो कंडीशन है। सबसे पहला कि वो इंसान रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडिविजुअल पर्सन नहीं, रेसिडेंट होना चाहिए, रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। और अब ये और मतलब हिंदी वाला और है, दैट इज एंड, रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड उसकी टोटल इनकम जो है, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम होनी चाहिए, तभी उसे रिबेट अप्लीकेबल होगा। मतलब कि वो रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम। ठीक है। अब रिबेट कितना मिलेगा? रिबेट मिलेगा टैक्स की अमाउंट, जितनी भी तुम्हारी टैक्स की अमाउंट आई, ये टैक्स की अमाउंट सेस इंक्लूड करके नहीं है। ठीक है, सेस इंक्लूड करके नहीं है ये टैक्स की अमाउंट। तो टैक्स अमाउंट या 12,500 विच एवर इज लोअर, तो उतना आएगा तुम्हारा रिबेट का अमाउंट जो तुम्हारे टैक्स के अमाउंट में से माइनस होगा। ठीक है, ये बात मैंने अभी आपको कही कि जो सेस है वो रिबेट माइनस करने के बाद आता है। मतलब अगर आपका टैक्स 10,000 है, आपको 2,000 का रिबेट मिला, तो 10,000 माइनस 2,000 8,000 पे सेस कैलकुलेट होगा। ठीक है। अब एक चीज है जिसके ऊपर रिबेट अप्लीकेबल नहीं होता, वो है सेक्शन 112A। 112A मतलब इक्विटी शेयर पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इक्विटी शेयर्स कौन से? जिसके ऊपर एसटीटी पे किया गया हो। ठीक है, तो इसके ऊपर ये रिबेट अप्लीकेबल नहीं होता। मतलब अगर तुम्हारा जो टैक्स अमाउंट है उसमें अगर इसके ऊपर का भी टैक्स इसमें इंक्लूडेड है, इसके ऊपर डायरेक्ट 10% टैक्स बैठता है 112A पे, तो उस टैक्स से रिबेट माइनस नहीं होगा। ये हमें एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो आइए इसके ऊपर का एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हम 3 चीज़ें देखेंगे, रिबेट, सेक्शन 112A की अप्लीकेबिलिटी और एग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। ठीक है, अब ये क्या है अभी देखते हैं। अब इस केस में हमारा जो टोटल इनकम है वो है 4,50,000 का, मतलब हमें रिबेट अप्लीकेबल होता है। हम रेसिडेंट इंडिविजुअल समझ लो, तो हम रेसिडेंट इंडिविजुअल है और टोटल है हमारा, टोटल इनकम है 4,50,000 का। ठीक है, अब इस 4,50,000 का हम बाइफर्केशन देख लेते हैं। तो 4,50,000 में से जो 2 लाख अमाउंट है वो 2 लाख है इनकम अदर देन सेक्शन 112A। सेक्शन 112A को छोड़ के जो भी इनकम है, जैसे सैलरी हो गई या हाउस प्रॉपर्टी हो गई, इन सब का मिला के कितना टोटल है हमारा 2 लाख का। और 112A से होने वाली इनकम मतलब वो कैपिटल गेन कितना है 2,50,000। ठीक है, अब इसमें और एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है ना, जैसे अभी हमारी यहाँ पे 2,50,000 है, तो ये सबसे पहले हम यूज करते हैं कैपिटल गेन के हेड को छोड़ के, जो बाकी के हेड्स की इनकम है उसके अगेंस्ट हम पहले उसे माइनस करते हैं, और उसके बाद जो बची हुई
बेसिक एग्जम्पशन है उसको हम कैपिटल गेन की इनकम से माइनस करते हैं। मतलब सबसे पहले जो बेसिक एग्जम्पशन है वो अदर देन कैपिटल गेन यूज होता है, और बचा हुआ अगर उसमें से भी कुछ बेसिक एग्जम्पशन बच गया तो वो कैपिटल गेन के अगेंस्ट माइनस होता है। ठीक है, वो आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर होगा। अब यहाँ हमारा सेक्शन 112 ए को छोड़ के जो इनकम है वो कितनी है, 2 लाख। और अगर ये 60 ईयर्स से कम है समझ लेते हैं, तो उसकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है, 2,50,000। ठीक है, तो मतलब ये जो है वो विद इन एग्जाम्पशन लिमिट आ गया, तो इसीलिए इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो होगा नील। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखते हैं 2,50,000 दैट इज 112 ए के इनकम पे कैसे टैक्स आएगा। तो सबसे पहले वो इनकम कितनी है हमारी, 2,50,000। ठीक है, अब आपको ये पता होगा या नहीं पता होगा तो मैं आगे आपको समझाऊंगी कि जो 112 ए का कैपिटल गेन का इनकम होता है ना, उसमें ऑलरेडी हमें 1 लाख का एग्जाम्पशन मिलता है। 1 लाख के ऊपर जो भी इनकम होती है ना उसके ऊपर हमें 10% का टैक्स देना पड़ता है। इसलिए 1 लाख की एग्जाम्पशन, 1 लाख की लिमिट तो इसमें ऑलरेडी है ही। इसीलिए जो 2,50,000 हमारा इनकम है फ्रॉम 112 ए, तो ये जो 2,50,000 का इनकम है इसमें से पहले हमने उसकी जो लिमिट है 1 लाख वो माइनस की। ठीक है, और फिर जो हमारा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट रिमेनिंग था ना, क्यों, क्योंकि हमारी बेसिक एग्जाम्पशन कितनी है, 2,50,000। ठीक है, और हमारा कैपिटल गेन को छोड़ के बाकी का जो इनकम है वो कितना था, 2 लाख। तो 2,50,000 माइनस 2 लाख बचा कितना, 50,000। तो 2,50,000 माइनस 1 लाख माइनस 50,000, तो हमारा इनकम कितना बचा, 1 लाख। और इस 1 लाख पे डायरेक्ट आएगा 10%। क्यों, क्योंकि ये पूरा 1 लाख है सेक्शन 112 ए की इनकम का, तो इसके ऊपर डायरेक्ट 10%, तो आया ये कितना टैक्स आया, 10,000। ठीक है, तो हमारा टोटल टैक्स आया ये नील प्लस 10,000 इज 10,000। अब यहाँ पे रिबेट नहीं आया। रिबेट क्यों नहीं आया, हम तो 4,50,000 वाले इनकम वाले, 5 लाख के कम से हमारी इनकम 5 लाख से कम है, फिर भी हमारा रिबेट क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो पूरा 10,000 का टैक्स है ये सोली सोली एक 112 ए सेक्शन का टैक्स है। 112 ए सेक्शन का जो इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स है वो 10,000 है। मतलब ये पूरा टैक्स 10,000 का 10,000 सिर्फ 112 ए से रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पे रिबेट नहीं आया। ठीक है, तो हमारा 10,000 टैक्स हुआ। अब ये रिबेट माइनस करने के बाद जितना भी आया उसके ऊपर हमने 4% सेस निकाला, तो टोटल टैक्स कितना आया हमारा, 10,400। ठीक है, इतना हमें क्लियर हुआ। अब हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हम रिबेट देखेंगे, सेक्शन 112 देखेंगे, और उसके साथ एग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन देखेंगे। ठीक है, अब इस केस में क्या है कि इस केस में भी हमारी इनकम जो है वो 5 लाख से कम है, दैट इज 4,80,000। ठीक है, अब इसका बाइफर्केशन देखते हैं। बाइफर्केशन में जो इनकम 112 ए को छोड़ के है, इनकम अदर देन सेक्शन 112 ए, वो है 3,60,000, और जो 112 ए की इनकम है वो है 1,20,000। ठीक है, तो अब ये 3,60,000 है, तो हमारे 2,50,000 जो बेसिक एग्जाम्पशन है उससे ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर टैक्स हम निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर टैक्स कितना आएगा, पहले 2,50,000 पे कुछ भी नहीं आएगा, और 2,50,000 के ऊपर अप टू 5 लाख, अब ये 5 लाख के अंडर है, तो 3,60,000 माइनस 2,50,000, उसका जो डिफरेंस आएगा उसके ऊपर 5%, वो आया 5 लाख 5,500। तो हमारा जो 112 ए सेक्शन को छोड़ के हमारे जो भी इनकम है उसके ऊपर हमारा टैक्स कितना आया, 5,500। ठीक है, अब सेक्शन 212 ए के ऊपर टैक्स निकालते हैं। वो आया, हमारी इनकम कितनी है, 1,20,000। ठीक है, उसका खुद का 1 लाख का एग्जाम्पशन होता है, लिमिट होती है 1 लाख की, वो हमने माइनस की, वो आई 20,000। तो उसके ऊपर डायरेक्ट 10% उसका रेट है, तो उसका टैक्स कितना आया, 2,000। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा टोटल टैक्स कितना आया, ए प्लस बी, वो आया 7,500। अब इसमें रिबेट माइनस हो रहा है, बट वो कितना कितना रिबेट माइनस होगा, हमारा रिबेट का क्या रूल है कि 12,500 या टैक्स विच एवर इज लोअर। ठीक है,
ये टैक्स सेस के पहले आता है, ठीक है। तो 12,500 या फिर टैक्स विच एवर इज लोअर, बट जो टैक्स ऑन 112A है उसके ऊपर ये अप्लीकेबल नहीं है। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे कि जो भी हमारा टैक्स है 112A सेक्शन को छोड़ के, मतलब 112A सेक्शन को छोड़ के जो भी हमारी इनकम है उसके ऊपर जो हमारा टैक्स आया है वो टैक्स और 12,500, मतलब कौन से टैक्स को कंपेयर करेंगे, जो हमने 112 सेक्शन 112A सेक्शन के इनकम को छोड़ के जो बाकी की इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स निकाला है ना उसको और उसको और 12,500 को हम कंपेयर करेंगे। तो उसमें से जो भी लोअर होगा उसका हमें मिलेगा रीबेट, ठीक है। तो टोटल 7,500 टैक्स था, उसमें से 5,500 हमने माइनस किया तो बचा हमारा 2,000। अब ये 2,000 क्या है, 112A के सेक्शन के 112A से जो हमारी इनकम हुई उसके ऊपर जो टैक्स हुआ, टैक्स लगा 2,000 का, वही ये 2,000 है। मतलब अल्टीमेटली इसके ऊपर रिबेट अप्लीकेबल नहीं हुआ, ठीक है। और इसी के ऊपर हमने सेस निकाला तो ये हमारा आया टैक्स पेएबल, दैट इज 2080। आई होप इससे आपको क्लियर हुआ होगा। आप खुद भी ये एक बार करके देख सकते हैं सो दैट आपको इसमें और क्लैरिटी आएगी। पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहले है कंपनी। कंपनी दो होती है, एक फॉरेन कंपनी और एक डोमेस्टिक कंपनी। फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट 40% है और डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट 30% है। बट अगर उस डोमेस्टिक कंपनी का प्रीवियस ईयर 17-18 में टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम है, उस डोमेस्टिक कंपनी का प्रीवियस ईयर 17-18 में टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम है तो उसके ऊपर 25% टैक्स रेट लगेगा। अब लोगों को कंफ्यूजन ये हो जाता है कि 17-18 में तो बिजनेस था ही नहीं तो क्या रेट लगेगा। तो भाई नहीं था तो मतलब कोई टर्नओवर नहीं था, मतलब जीरो टर्नओवर, मतलब 400 करोड़ के अंदर आ गया वो, तो उसको 25% टैक्स रेट लगेगा। अब हमारी पार्टनरशिप फर्म, उसको 30% टैक्स रेट लगेगा। लोकल अथॉरिटी को भी 30% टैक्स रेट लगेगा। फिर आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनको अप टू 10,000, अगर इनका इनकम अप टू 10,000 है तो 10% लगेगा। ये 10,000 कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं है, उसने 1 रुपया कमाया तो उसके ऊपर वो 10% टैक्स भरेगा, तो ये अप टू 10,000 है, ठीक है। अगर 10,000 टू 20,000 टोटल इनकम है तो 20% टैक्स रेट लगेगा, और अगर 20,000 से ऊपर है, अबाउ 20,000 है, तो 30% टैक्स रेट लगेगा, ठीक है। अब कोई स्पेशल रेट्स पढ़ते हैं। अगर डोमेस्टिक कंपनी ने डिविडेंड दिया, किसको, रेसिडेंट को, वो रेसिडेंट होना चाहिए, रिसीवर, जो भी उस डिविडेंड का रिसीवर है वो रेसिडेंट होना चाहिए। अगर उस रेसिडेंट को डोमेस्टिक कंपनी से साल भरे में 10 लाख से ऊपर मिला है, 10 लाख से ऊपर अगर डिविडेंड मिला है तो उसको 10% रेट है। मतलब कि डोमेस्टिक कंपनी ने जितने, उस रेसिडेंट ने जितने भी डोमेस्टिक कंपनीज में इन्वेस्ट किया उसने उनको उसको डिविडेंड दिया, साल भरे में उसका डिविडेंड 10 लाख के ऊपर चला गया, सपोज 12 लाख का डिविडेंड उसको साल भरे में सारी डोमेस्टिक कंपनी से मिला, ठीक है। तो 10 लाख के ऊपर, 10 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है, 10 लाख के ऊपर जैसे इस केस में 2 लाख है तो 2 लाख पे 10% का सीधा रेट लग जाएगा। और ये जो 10 लाख की एग्जाम्पशन है, 10% रेट है, ये सिर्फ रेसिडेंट को अप्लीकेबल है। रिसीवर अगर रेसिडेंट होगा तो ही उसे अप्लीकेबल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। इसमें क्या है कि अगर इक्विटी शेयर्स तुमने सेल किए, इक्विटी शेयर सेल किए हैं तो उस सेल करते टाइम उसके ऊपर एसटीटी पेड होना चाहिए, परचेज करते टाइम भी एसटीटी पेड होना चाहिए। मतलब इक्विटी शेयर्स जब तुम सेल कर रहे हो तो उसके ऊपर एसटीटी पेड होना चाहिए, और तुमने वो जो सेल किए वही इक्विटी शेयर जब परचेज किए थे तब भी उस टाइम पे भी उसके ऊपर एसटीटी पेड होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इसके टाइम पे सिर्फ सेल के टाइम पे तुम्हें एसटीटी पेड होना चाहिए, तभी तुम्हें ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 का 12A का सेक्शन अप्लीकेबल होगा। अब इसमें क्या है कि जो भी इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर करते वक्त, सेल करते वक्त, या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और बिजनेस ट्रस्ट सेल करते वक्त एसटीटी पे किया होगा तो उस 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा। उसके बाद
जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर 10% लगेगा। मतलब अगर 2 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो 1 लाख तक का एग्जेम्प्ट, और 1 लाख जो ऊपर का 1 लाख है उसके ऊपर 10% का टैक्स रेट लगेगा। सिमिलरली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, यूनिट्स ऑफ बिजनेस और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, बिजनेस यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इक्विटी शेयर्स, एसटीटी पे किए हुए, अगर इस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो 15% का टैक्स रेट लगेगा। अब बाकी के जो भी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन 112A, तो उसका रेट है 20%। अगर तुमने कोई लॉटरी या गेम से इनकम कमाया होगा तो उसके ऊपर 30% का टैक्स रेट है। और अनएक्सप्लेन्ड मनी मतलब कि तुमने पैसा छुपा के रखा, असेसिंग ऑफिसर ने वो डिटेक्ट कर लिया, तो वो टाइम पे वो उसको 60% से टैक्स रेट लगाएगा। इसके ऊपर सरचार्ज वगैरह भी लगता है, बट इसका टैक्स रेट 60 है। ठीक है। सरचार्ज, अब ये सरचार्ज होता क्या है? सरचार्ज मतलब टैक्स के सर पे लगने वाला चार्ज। क्या होता है? टैक्स के सर पे लगने वाला चार्ज। जो सर से ज्यादा इनकम कमाते हैं ना, उन पे ये लगता है, करोड़पतियों पे लगता है। अब देखते हैं सरचार्ज किसके ऊपर लगने वाला है। सबसे पहले हम कंपनीज को लेते हैं। कंपनीज में दो होती है, एक डोमेस्टिक कंपनी और एक फॉरेन कंपनी। अब सरचार्ज लग रहा है या नहीं, इसके लिए हमें इसकी टोटल इनकम देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी? टोटल इनकम। तो अगर, तो सबसे पहले देखते हैं डोमेस्टिक कंपनी। अगर डोमेस्टिक कंपनी का टोटल इनकम 1 करोड़ या उससे कम है, 1 करोड़ या उससे कम, तो उसको छोड़ देते हैं, उसके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लगता क्योंकि वो जस्ट करोड़पति बना है। ठीक है। बट अगर उसका टोटल इनकम 10 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा है बट 10 करोड़ या उससे कम है, 1 करोड़ से ज्यादा है बट 10 करोड़ या उससे कम है, तो उसके ऊपर 7% का सरचार्ज लगेगा। और अगर 10 करोड़ के ऊपर है तो 12% का। उसी तरह फॉरेन कंपनी के लिए भी अगर 1 करोड़ या उससे कम का उसका टोटल इनकम है तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। 1 करोड़ से ज्यादा बट 10 करोड़ या उससे कम सरचार्ज है तो 2% लगेगा। और अगर 10 करोड़ के ऊपर टोटल इनकम है तो 5% लगेगी, 5% का रेट लगेगा। तो ये जो सरचार्ज है ये टैक्स का रेट है, टोटल इनकम का रेट नहीं है, टैक्स का रेट है। अब कंपनीज का रेट कितना है? डोमेस्टिक, सपोज डोमेस्टिक कंपनी का 30% रेट है, उसके ऊपर ये परसेंटेज आएंगे जी, 2% है, 7% है, 12% है, ये 30% के ऊपर आएंगे। ठीक है। अब बाकियों के सरचार्ज देख लेते हैं। उसमें आया LLP, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, और आई हमारा लोकल अथॉरिटी। अब इन पे कितना लगता है? जब इनका टोटल इनकम ये 1 करोड़ या उससे कम होता है तो उसके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लगता। अगर इन लोगों का टोटल इनकम 1 करोड़ या उससे कम है तो कोई सरचार्ज नहीं लगता। 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो 12% का सरचार्ज लगेगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि ये सरचार्ज, जैसे मैंने बोला कि टैक्स के ऊपर लगता है, तो टैक्स प्लस सरचार्ज जो टोटल होगा उसके ऊपर सेस का परसेंटेज लगेगा। ठीक है। हम आगे के सरचार्ज रेट देखेंगे। ये अप्लीकेबल होते हैं किसी भी इंडिविजुअल पे, फिर वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। ठीक है। फिर और अप्लीकेबल होते हैं ये HUF पे, AOP BOI पे और AGP, दैट इज आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन पे। ठीक है। अब इसे अब इसमें दो ट्विस्ट है। पहले तो क्या है कि हमें इसमें 4 रेट्स पढ़ने हैं, 10%, 15%, 25% एंड 37%। ठीक है। और इसमें जो है, अगर आपको देखना है कि आपकी जो टोटल इनकम है इसमें सेक्शन 111A, 111, 112A या फिर इन दोनों से रिलेटेड कोई इनकम है क्या। मतलब कि इक्विटी शेयर्स जिसमें STT पे होता है, उसका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपकी टोटल इनकम में इंक्लूडेड है तो आपको थोड़ा सा ध्यान दे के सरचार्ज लगाना है। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारी टोटल इनकम 50 लाख या उससे कम है, हमारी टोटल इनकम 50 लाख या उससे कम है, टोटल इनकम मतलब इंक्लूडिंग दिस कैपिटल गेन। ठीक है। तो 50 लाख, अगर हमारी टोटल इनकम 50 लाख या उससे कम है
तो इस केस में हमें बाइफर्केशन करने की ज़रूरत नहीं, पूरे इनकम पे हमारा सरचार्ज निल लगेगा, मतलब कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। ठीक है। अगर हमारी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ या उससे कम है तो पूरे इनकम पे हमें 10% सरचार्ज लगेगा। अगर हमारी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है और 2 करोड़ या उससे कम है तो इसमें भी बाइफर्केशन करने की ज़रूरत नहीं, पूरे इनकम पे 15% लगेगा। मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए आप सिर्फ ये रेट्स देख लीजिए। अगर आपका टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है बट 5 करोड़ या उससे कम है तो जो कैपिटल गेन वाला इनकम है, कौन सा इनकम है, कैपिटल गेन वाला इनकम, उस पे सीधा सीधा 15% लग जाएगा। और उसके बाद आपको एक फॉर्मूला लगाना है कि टोटल इनकम माइनस दैट कैपिटल गेन इनकम। तो जो भी बचा हुआ इनकम है, इनकम अदर देन दैट कैपिटल गेन ए माइनस बी, तो अगर वो अप टू 2 करोड़ है, अगर ये रिमेनिंग इनकम अप टू 2 करोड़ है तो आपको उसे 15% का सरचार्ज लगाना है। और अगर वो अप टू टू अगर वो 2 to 5 करोड़ के बीच में है तो उसे 25% का सरचार्ज लगाना है। ठीक है। टोटल इनकम माइनस कैपिटल गेन इनकम, जो बचा हुआ कैपिटल गेन मतलब ये जो सेक्शन वाला है बस वही, उसको माइनस करने के बाद जो भी इनकम आएगा, अगर वो 2 करोड़ तक के है तो 15% सरचार्ज, उस रिमेनिंग अमाउंट पे 15%। ठीक है। और अगर 2 से 5 करोड़ है तो 25%। सिमिलरली अगर आपका 5 करोड़ से ज़्यादा इनकम है, आपका टोटल इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो जो भी कैपिटल गेन वाला इनकम है उसके ऊपर 15% का सरचार्ज। और जो भी रिमेनिंग इनकम है, अगर वो अप टू 2 करोड़ है तो उसके ऊपर 15%, 2 to 5 करोड़ है तो उसके ऊपर 25%। और अगर वो 5 करोड़ से ज़्यादा है, अगर वो रिमेनिंग इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 37% सरचार्ज लगेगा। ठीक है। अभी हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमारा सबसे पहला केस आता है 50 लाख से कम वाली इनकम। यहाँ हमारी 42 लाख की टोटल इनकम है। ठीक है। तो इसमें बाइफर्केशन की ज़रूरत नहीं है, दो मैंने करके दिखाया है बट बाइफर्केशन की ज़रूरत नहीं है, पूरे इनकम पे, होल इनकम पे कोई सरचार्ज नहीं आएगा। नेक्स्ट केस में 50 लाख टू 1 करोड़ वाला ब्रैकेट है हमारा, ये 73 लाख इनकम है, मतलब उस ब्रैकेट में आ रहा है, इसमें भी बाइफर्केशन की ज़रूरत नहीं है, पूरे इनकम पे हम 10% लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 1 to 2 करोड़ का ब्रैकेट है, ये 1 1 करोड़ 73 लाख की इनकम है, इसमें भी बाइफर्केशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, होल अमाउंट पे तुम सीधा सीधा 15% लगाओगे। ठीक है। अब आता है हमारा 2 to 5 करोड़ का ब्रैकेट। ठीक है। अब इसमें हमें बाइफर्केशन करने की ज़रूरत है। तो ये जो हमारा टोटल इनकम है, टोटल इनकम में से हमने जो कैपिटल गेन वाला इनकम है वो माइनस किया, इसके ऊपर डायरेक्ट 15% लगाना है। अब ये माइनस करने के बाद 2 करोड़ 30 लाख आया हमारा, ये हमारे 2 to 5 वाले ब्रैकेट में आता है, 2 करोड़ to 5 करोड़ के ब्रैकेट में। तो इसलिए इसके ऊपर जो सरचार्ज लगा वो लगा 25%, दैट इज सरचार्ज ऑन इनकम अदर देन दिस कैपिटल गेन। ठीक है। अब सिमिलरली फिर से 2 to 5 करोड़ का एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ये भी 2 to 5 करोड़ के ही ब्रैकेट में है। इसमें हमारा जो कैपिटल गेन वाला इनकम है वो 2 करोड़ 55 लाख है। ठीक है। तो इसके ऊपर 15% डायरेक्ट लग जाएगा। और जो बचा हुआ इनकम है, मतलब टोटल इनकम माइनस दैट कैपिटल गेन, जो बचा हुआ इनकम है वो 2 करोड़ के अंदर है, अप टू 2 करोड़ है, तो उसके ऊपर 15% सरचार्ज लगेगा। ठीक है। अब आया हमारा 5 करोड़, मोर देन 5 करोड़ अगर हमारा इनकम है तो इसमें भी हमें बाइफर्केशन करना है कि इसमें कैपिटल गेन वाला इनकम कुछ भी हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर डायरेक्ट 15% का ही रेट लगेगा। ठीक है। कैपिटल गेन इनकम कुछ भी हो उसके ऊपर 15% का ही रेट लगेगा। देखना किस में है कि जब हम टोटल इनकम से वो कैपिटल गेन का इनकम माइनस करते हैं और वो जो इनकम आती है वो अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो उसके ऊपर 37% रेट लगेगा, 2 से 5 करोड़ के बीच में है तो 25% लगेगा, और अगर 2 करोड़ तक का अगर वो इनकम है तो उसके ऊपर 15% लगेगा। आई होप इसको इससे आपको ये जो इंडिविजुअल पे लगने वाला, मतलब जो इंडिविजुअल हो गया, HUF, AOP, BOI, AGF, AGP, सॉरी AGP, इनके ऊपर जो सरचार्ज लगने वाला है वो क्लियर हो चुका होगा। हमारा आगे का टॉपिक है मार्जिनल रिलीफ। क्या है? मार्जिनल रिलीफ। अब जहाँ जहाँ सरचार्ज आता है ना
वहां आता है हमारा ये मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, अब आप सोचिए कि आपने 1 रुपए का इनकम कमाया, ठीक है, और उसके ऊपर जो टैक्स भर दिया वो भरा हमारा 2 रुपए। भाई 1 रुपए का इनकम और टैक्स 2 रुपए, ये तो बड़ी ना इंसाफी है। अब इस ना इंसाफी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने लाया मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट। अब मार्जिनल रिलीफ मतलब क्या, कि एक्स्ट्रा टैक्स ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा इनकम। क्या है मार्जिनल रिलीफ का मतलब, एक्स्ट्रा टैक्स ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा इनकम। अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा टोटल इनकम है 51 लाख्स। अब हमें पता है कि 50 लाख के ऊपर जो भी इनकम है उसके ऊपर सरचार्ज लगता है। ठीक है, तो टोटल इनकम हमारी है 51 लाख्स, उसके ऊपर हम टैक्स निकालेंगे। पहले 2,50,000 पे कुछ नहीं आएगा, नेक्स्ट 2,50,000 पे 5%, 12,500, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, दैट इज 1 लाख, एंड 51 लाख्स माइनस 10 लाख जो एक्सेस है उसके ऊपर 30%, वो आता है 1230। तो ऐसा टोटल टैक्स हमारा हो गया 13,42,500। अब इसके ऊपर हम सरचार्ज ऐड करेंगे। हमारा 50 to 1 करोड़ का रेट क्या है, 10%। तो इस टैक्स पे 10% लगाया, दैट इज 1,34,250। ऐसे हमारा टोटल टैक्स आ गया 14,76,750। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एक और इनकम का टोटल टैक्स निकालना पड़ेगा, वो है 50 लाख, हमारा जो लिमिट है। ठीक है, इसके ऊपर हमने टैक्स निकाला, वो आया हमारा 13,12,500। ठीक है, 13,12,500। अब प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम हुई कि हमारा जो इनकम बढ़ा वो बढ़ा 1 लाख से। ठीक है, 51 लाख माइनस 50,000। और जो हमारा टैक्स बढ़ा वो टैक्स बढ़ा 1,64,250 से। कितने से बढ़ा, 1,64,250 से, दैट इज 14,76,750, ये 51 लाख का टैक्स है, एंड माइनस 13,12,500, ये 50 लाख का टैक्स है। तो हमारा टैक्स कितना बढ़ा, 1,64,250। भाई ये तो फिर से बड़ी नाइंसाफी है, ये तो गुस्से वाली बात हो गई। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि देख भाई, तेरा टैक्स है 1,64,250 और तूने 1 लाख का इनकम कमाया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो हम एक्स्ट्रा की मार्जिन कमा रहे हैं ना 64,250 की, कितने की, 64,250 की, ये जो मार्जिन कमा रहे उसका हम तुम्हें रिलीफ दे देते हैं। ठीक है, ताकि तुम गुस्सा ना हो कि भाई इनकम तो कमाया नहीं, टैक्स तो तुमने ले लिया ज्यादा का। ठीक है, तो ये 64,250 हमारा रिलीफ हो गया, जो हम हमारे टैक्स से माइनस करेंगे। तो ये माइनस करने के बाद हमारा टोटल टैक्स कितना आया, 14,12,500। तो हमारे 50 लाख पे कितना टैक्स था, 13,12,500, और 51 पे कितना है, 14,12,500। मतलब कि इसमें भी 1 लाख का डिफरेंस, इनकम में भी 1 लाख का डिफरेंस, और जो टैक्स आया उसमें भी 1 लाख का डिफरेंस। सो हमारा जो एक्स्ट्रा इनकम है ये एक्स्ट्रा टैक्स के इक्वल हो गया। तो ये है हमारा मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम 2-3 कॉन्सेप्ट साथ में मिलके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में जो इनकम है वो 5 करोड़ से ऊपर है, उस इनकम में 112 ए की इनकम भी इंक्लूडेड है, सरचार्ज भी है, और मार्जिनल रिलीफ भी पड़ेंगे। तो इस केस में सबसे पहले हमारा जो टोटल इनकम है वो है 7 करोड़ 50 लैक्स। इसका बाइफर्केशन है कि 112 ए की जो इनकम है वो है 2 करोड़ 40 लैक्स, और 112 ए को छोड़ के जो भी इनकम है वो है 5 करोड़ 10 लैक्स। तो इन दोनों को हम अलग अलग, इन दोनों के ऊपर हम अलग अलग टैक्स निकालेंगे और अलग अलग सरचार्ज में निकालेंगे। क्यों, क्योंकि जो 112 ए की इनकम है उसके ऊपर डायरेक्ट 10% का टैक्स रेट लगता है। सिमिलरली उसके ऊपर जो सरचार्ज लगता है वो सिर्फ 2 ही रेट होते हैं, एक 10% और 15%। बट जो 112 ए की इनकम को छोड़ के जो भी इनकम है वो टैक्स होती है स्लैब रेट के हिसाब से, और उसमें 4 सरचार्ज रेट होते हैं, वो है 10%, 15%, 25% और 37%। तो इसलिए हमें इसके ऊपर अलग अलग टैक्स और अलग अलग सरचार्ज निकालना पड़ेगा। तो पहले हम इनकम अदर देन 112 ए के ऊपर टैक्स निकाल लेते हैं। वो है, अब हमारी टोटल उसमें इनकम क्या है, 5 करोड़ 10 लाख। तो उसके ऊपर टैक्स आया हमारा 1 करोड़ 51,12,500। वही पहले 2,50,000 पे कुछ नहीं, नेक्स्ट 2,50,000 पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, एंड रिमेनिंग पे 30%। ठीक है, उसी तरह 112 ए की इनकम को
112 ए की इनकम पे हम टैक्स निकालते हैं। वो इनकम है हमारी 2 करोड़ 40 लाख, उसमें खुद का 1 लाख का एग्जाम्पशन रहता है, वो माइनस किया, बचे हुए पे 10% टैक्स रेट लगाया, तो वो आया 23,90,000। अब सरचार्ज भी निकाल लेते हैं। अब सरचार्ज कैसे निकलेगा कि यहाँ पे मैंने 37% सरचार्ज निकाला है। वो 37% क्यों आया? क्योंकि जो हमारी टोटल इनकम है वो अगर 5 करोड़ से ऊपर है, और अगर बाइफर्केशन में 112 ए की इनकम को छोड़ के जो इनकम है वो अगर 5 करोड़ से ऊपर है, तो हमारा 37% का सरचार्ज रेट लगेगा। आई होप आपको वो एग्जाम्पल्स याद होंगे। तो यहाँ मेरा टैक्स है 1,51,12,500, उसके ऊपर मैंने 37% सरचार्ज लगाया, वो आया 55,91,625। सिमिलरली मैंने सरचार्ज लगाया 112 ए की इनकम पे, वो लगाया मैंने 15%। क्यों? सिमिलरली हमारा इनकम अगर 5 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, तो कोई भी अमाउंट हो, 112 ए इनकम की कोई भी अमाउंट हो, उसके ऊपर हमारा 15% का ही सरचार्ज लगता है। ठीक है, अब ये उसका टैक्स है 112 ए का, उसके ऊपर 15% लगाया तो आया 3,58,500। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल टैक्स निकाल लेते हैं। ये टैक्स है 112 ए की इनकम को छोड़ के जो इनकम है उसका, ये उसका टैक्स प्लस सरचार्ज, ये आया उसका टोटल टैक्स। उसी तरह 112 ए की इनकम का टैक्स कितना है, ये इसका टैक्स प्लस सरचार्ज, ये आया टोटल टैक्स। अब पूरे टोटल इनकम जो 7 करोड़ 50 लाख है उसका टैक्स निकाल लेते हैं, इन दोनों का एग्रीगेट हो जाएगा, वो आया 2 करोड़ 34 लाख 52,625। ठीक है, अब हमारे 3 कॉन्सेप्ट्स कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ इसमें आएगा या नहीं आएगा, यहाँ पे मैंने नहीं लिया है, बट सिर्फ नहीं लिया है ये बोल के नहीं होता, क्यों नहीं लिया है ये भी हमें देखना है। तो अब हमारा जो इनकम है वो है 7 करोड़ 50 लैक्स, ठीक है, और जो सरचार्ज की जो इससे इससे नीचे की लिमिट है, मतलब 7 करोड़ 50 लैक्स की जो नीचे की लिमिट है वो है 5 करोड़। ठीक है, तो अब हम पहले 5 करोड़ पे टैक्स निकाल लेते हैं। वो आया हमारा 1,48,12,500। उसके ऊपर 25% का हमने सॉरी 25% का सरचार्ज लगाया। अब 25% का ही क्यों लगाया? क्योंकि अगर हमारी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है बट 5 करोड़ या उससे कम है, 5 करोड़ या उससे कम है, तो हमारा 25% का सरचार्ज लगता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 25% का सरचार्ज लगाया, तो टोटल टैक्स आया 1 करोड़ 85,15,625। सिमिलरली हमने जो अभी टैक्स निकाला 7 करोड़ 50 लैक्स पे, वो आया 2 करोड़ 34 लाख 52,625 अभी हमने निकाला। अब इन दो टैक्स का डिफरेंस कितना है? 49,37,000। और सिमिलरली इन दोनों इनकम का डिफरेंस कितना है, मतलब 7 करोड़ 50 लाख माइनस 5 करोड़, वो है 2 करोड़ 50 लाख। अब हमारा मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक्स्ट्रा इनकम से एक्स्ट्रा टैक्स ज़्यादा होगा, एक्स्ट्रा इनकम से एक्स्ट्रा टैक्स अगर ज़्यादा होगा तो उन दोनों के डिफरेंस का हमें रिलीफ मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ ऐसा नहीं है, हमारा एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पे ज़्यादा है और एक्स्ट्रा जो टैक्स है वो कम है। एक्स्ट्रा इनकम ज़्यादा है, एक्स्ट्रा टैक्स कम है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ आया कि मार्जिनल रिलीफ क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारा जो एक्स्ट्रा इनकम है वो एक्स्ट्रा टैक्स से ज़्यादा नहीं है। अगर वो ज़्यादा होता, एक्स्ट्रा टैक्स हमारा ज़्यादा होता हमारी एक्स्ट्रा इनकम से, तो हमारा मार्जिनल रिलीफ आता। ठीक है, अब हमें मार्जिनल रिलीफ नहीं लगाया है, फिर हमारा टैक्स आया 2 करोड़ 34 लाख 52,625, इसके ऊपर 4% का सेस लगाया, वो ऐड किया तो आया 2 करोड़ 43 लाख 90,730, यह हमारा टोटल टैक्स पेबल आया। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि सब कॉन्सेप्ट एक साथ कैसे पढ़ते हैं। आप खुद भी एक एग्जाम्पल खुद से करके देखिए तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, चलिए फटाफट से एक आखिरी चीज़ देख लेते हैं कि जब फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है ना, तब हमें कैसे स्टेपिंग्स याद रखने की, वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है,
टोटल इनकम हम कैसे कंप्यूट करते हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई क्वेश्चन आए तो अगर वो इंडिविजुअल है तो देखिएगा कि इसकी एज क्या है और उसके बाद उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। कंपनीज है तो फॉरेन कंपनी है या डोमेस्टिक कंपनी है वो देखना है। उसके बाद उसकी जो इनकम है उसे हमें 5 हेड्स के अंदर डिवाइड करना है। इंडिविजुअल है तो उसमें सैलरी भी आएगी, कंपनीज है तो सैलरी नहीं आएगी ऑफ कोर्स। फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इससे हमें जो हमारी इनकम है हमें इन 5 हेड्स में डिवाइड कर लेनी है। ठीक है, फिर इसमें कोई भी एग्जाम्पशंस आते हैं, डिडक्शंस आते हैं, वो माइनस करके हम अलग अलग हेड में हमारा पूरा इनकम कंप्यूट कर लेंगे। फिर क्लबिंग प्रोविजन, इंडिविजुअल्स में क्लबिंग प्रोविजंस आती है कि किसी और के लिए, जैसे अगर हमने हमारे अगर वाइफ के नाम पे या हस्बैंड के नाम पे या बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है तो उससे रिलेटेड जो इनकम आता है वो भी हमारे इसमें क्लब होता है। ये आगे देखेंगे क्लबिंग प्रोविजंस, तो वो भी इसमें ऐड करनी है। कोई सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड है, आई होप आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड पता होगा, नहीं पता होगा तो आगे की रिवीजन में हम देखेंगे कि सेट ऑफ कैरी, अगर बिजनेस लॉस हुआ है पिछले साल कुछ आपका, इस बार आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो बिजनेस लॉस जो है वो सेट ऑफ इनकम जो है इस बार जो आपको हुआ है वो सेट ऑफ हो जाता है लॉस के साथ। फिर इस ये सब करने के बाद हमारा आता है ग्रॉस टोटल इनकम। क्या आता है? ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से हमें डिडक्शंस माइनस करने हैं। एटीसी मतलब जो प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है या लाइफ इंश्योरेंस, इन सब से रिलेटेड डिडक्शंस हमें मिलते हैं। मेडिकल से रिलेटेड हमें एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हमें डिडक्शंस मिलते हैं, वो माइनस करने हैं। उसके बाद आता है हमारा टोटल इनकम। इस टोटल इनकम में 2 सेक्शंस लगते हैं। पहला सेक्शन है 288A। तो वो क्या बोलता है कि ये जो टोटल इनकम है हमें नियरेस्ट टू 10 राउंड ऑफ करना है। अब नियरेस्ट टू 10 राउंड ऑफ करने का मतलब क्या है कि अगर ये पैसे में आ रहा है तो उसको तो इग्नोर ही करना है, और अगर इसका लास्ट डिजिट 5 या उसके ऊपर है, मतलब 5 है या 6 है, तो उसको नेक्स्ट 10 पे डालना है। मतलब अगर आपकी टोटल इनकम सपोज 2,50,000 सॉरी, आपकी अगर टोटल इनकम 3,50,000 15 है, 3,50,015 दैट इज 15, तो नेक्स्ट 10 पे मतलब आपकी टोटल इनकम क्या होगी? 3,50,020 नेक्स्ट 10 पे। और उसी तरह अगर 4 या उससे लेस है तो प्रीवियस 10 पे जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें रेट्स लगाने हैं उस इनकम पे, टैक्स रेट्स लगाने हैं। रीबेट होगा तो अगर 5 लाख के अंदर इनकम होगी तो रीबेट, नहीं तो सरचार्ज लगेगा, सरचार्ज ऐड होगा। सरचार्ज है तो मार्जिनल रिलीफ भी आएगा, वो माइनस करेंगे। फिर उसके ऊपर जो भी लास्ट रिजल्ट आएगा उसके ऊपर हम 4% का सेस निकालेंगे और इन सब की टोटल करेंगे, दैट इज सरचार्ज सॉरी टैक्स, सरचार्ज, अगर उसमें से मार्जिनल रिलीफ माइनस करना है तो वो, और उस जो सेस आएगा इन सब की जब टोटल करेंगे तो वो आएगा हमारा टैक्स पेबल। उसमें से हम फिर टीडीएस माइनस करते हैं, एडवांस टैक्स माइनस करते हैं, जिससे हमें नेट लाइबिलिटी मिलती है। एक बात ध्यान रखिए, ये जो टैक्स है इसमें भी राउंड ऑफ का सेक्शन लगता है। ठीक है, इसमें भी हमें नियरेस्ट टू 10 राउंड ऑफ करना है, मतलब अगर लास्ट डिजिट 5 या उससे ऊपर है तो नेक्स्ट 10 पे हमें उसको लेके जाना है, और लास्ट डिजिट अगर 4 या उससे लेस है तो प्रीवियस 10 पे लेके जाना है। ठीक है, होते हैं हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट की रिवीजन। थैंक यू सो मच, आपने इतना पेशेंटली मेरा वीडियो देखा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो या आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आईपीसीसी के दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि ये उनके भी फ़ायदे का हो सके। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन और पढ़ते रहो।